आजादी के अमृत महोत्सव पर MES सिविलियंस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जयपुर अपने साथी सदस्यों का AGM 2022 के शुभावसर पर हार्दिक स्वागत करती है। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है और हमारा इतिहास देश सेवा के लिए सदैव समर्पित रहा है। जल, थल और नभ में देश की सीमाओं की बुलंद हौसलों के साथ रक्षा करने के बाद आज देश को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले पुलिस महकमे की राजस्थान पुलिस अकादमी में आकर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इतने बुजुर्गों का एक साथ मेरे को आशीर्वाद मिले, ये बहुत कम संभव होता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सब में से लगभग 2 की उम्र के होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपके आशीर्वाद का शुभेच्छु हूँ मैं। और रही बात फिजियोथेरेपी, तो जैसे सर ने कहा कि फिजियोथेरेपी में आलस नहीं करना चाहिए और आपको लेटर भी मिला होगा, उसके अंदर ये है कि फिजियोथेरेपी का दैनिक जीवन में हम क्या उपयोग कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आज मेरे को फिजियोथेरेपी कंप्लीट किए हुए लगभग 20 से 22 साल होने आए हैं और जब मैंने एडमिशन लिया था सन 1999 में, तो मेरे को बताना पड़ता था कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। इवन कई डॉक्टर्स को भी इतना भरोसा नहीं रहता था। सिविलियन या एक आम जनता के अंदर कभी नहीं जाते थे, क्या करना बेटा अगर फिजियोथेरेपी पढ़वा, ये क्या होती है। तो पिछले 20-22 सालों में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज एक हर व्यक्ति जानता है कि फिजियोथेरेपी क्या होती है। तो बड़ी देर से आप सब बैठे हैं, आपने छोटी सी शॉर्ट क्लिप देखी, अलग अलग बातें सुनी आपके साथियों की और बैठे बैठे थोड़ा सा आलस सा आने लगा होगा। तो जब बात होती है एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में आप सबको आर्मी से रिटायर है, मतलब IBS मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो आर्मी में तो एक रूल होता है कि चाहे फौजी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ड्राइवर हो, 2 काम दोनों को सबको करने होते हैं, गोली चलाना और एक्सरसाइज करना होते हैं सर। 2 काम सबको आने चाहिए। तो सबसे पहले तो आलस उड़ाएं, बात फिजियोथेरेपी की है तो एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो हमको यहाँ पे उछल कूद नहीं या कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल सा एक ड्रिल करते हैं छोटा सा। हम सब बैठे हैं, बैठे बैठे अपने पैरों को टैप करेंगे एक ही जगह 30 सेकेंड्स, यानी कि हाथ की करतब धोने की जगह पैरों की करतब धोने। ठीक है, मेरे ख्याल से वार्म अप हो गया, सब अलर्ट हो गए हैं। तो फिजियोथेरेपी में दैनिक जीवन में बात करें कि नॉर्मली बात होती है कि हम इस एज के अंदर हमको क्या बेसिकली महसूस होता है। घुटनों में पेन, गर्दन में पेन, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, और अगर शुगर पेशेंट्स होते हैं तो उनको बहुत कॉमन होता है फ्रोजन शोल्डर की हाथ उठाने में बड़ी दिक्कत आती है, धीरे धीरे जाम होने की हो जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। और काफ़ी एज अगर जैसे बढ़ती जाती है तो बॉडी हमेशा डिजनरेट एक टाइम के बाद होना शुरू होती है। तो हमारे घर में हम हो सकते हैं, हमारे बुजुर्ग हो सकते हैं, आप जितने बुजुर्ग हैं आपके भी बुजुर्ग आपके घर में होंगे। तो उस समय सिंपल सी दिक्कत आती है कि कोऑर्डिनेशन एक्सेस डिस्टर्ब होता है, उनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है एज के साथ। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी 3 एक्सरसाइज है ना। उनको खड़ा होना बैलेंस बनाने के लिए कि यूँ खड़े हो, आप यूँ बैलेंस बनाओ, यूँ बैलेंस बनाओ, तो आपका बैलेंस इंप्रूव होगा या आपका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। बैठे बैठे बस हाथ बदल सकते हैं। ये आपने को बहुत आसान लग रहा है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा काम है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिनका थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो ना, उसको कहने देखें, वो कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत इजीली कंफ्यूज होगा कि ऐसे करना था कि ऐसे करना था, कि लास्ट कैसे किया था। दूसरा काम फिंगर टू फिंगर मिला। अब जिसकी बिना देखे फिंगर टू फिंगर फटाफट टच नहीं हो रही है, तो मान के चलिए कि उनको भी कम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रेन डीजनरेट होना स्टार्ट हो गया है। यानी कि नॉर्मली हम चाहते हैं कि आपकी बैक पेन है, कि सर एज के हिसाब से आपकी कमर की हड्डियों में घसाव है या घुटनों में दर्द है कि घुटनों में घसाव है, गैप कम हो गया है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। ब्रेन की कई लोगों का स्ट्रेन होने लगता है एज के साथ साथ।
तो ये बहुत सिंपल है, इसकी प्रैक्टिस करते रहने पर बहुत ईजी है। और इसकी देखने की जरूरत नहीं है, टच होना चाहिए। तो ब्रेन आपको पता है कि नॉर्मल आप कहाँ जा रहे हैं। अगर टच नहीं हो रहा है तो आप मान के चलें कि इस एक्सरसाइज की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के अंदर नेक्स्ट बहुत सिंपल सी, बैठ के नोज की टिप को फिंगर की टिप से टच करना है। पहले एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से, फिर अल्टरनेट, फिर वही सेम चीज़ एप्लीकेबल है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जिसका नोज एक बार में टच नहीं हो रहा है, टिप ऊपर नहीं, राइट नहीं, लेफ्ट नहीं, टिप। अगर टिप टच नहीं हो रहा है तो इस काम को करना है हमको। हम ये चीज़ हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे समूह में जो बड़े हैं उनके साथ देख सकते हैं। तो क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं कि ठीक है, अगर चलने में दिक्कत आ रही है, काफ़ी एजेड बंदे हैं, 80, 85, 90, 95 तक, ठीक है, स्टिक के सपोर्ट से चल लेते हैं, वॉकर के सपोर्ट से भी चल लेते हैं। अगर जब तक उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उनकी शरीर के लिए भी जान होगी उनके, तो वो नहीं बैठेगा। तो क्योंकि अभी पिछले कई दिनों में, सालों में कम से कम 15-20 पेशेंट 80+, 85+, 50 के बाद में भी मिले हैं हमको कि ये ब्रेन श्रिंक हो रहा है। उसको कुछ नहीं कर सकते आप। नी घस गया तो नी रिप्लेसमेंट करा लिया, हिप में दिक्कत है, हिप रिप्लेसमेंट करा लिया, तो ब्रेन का रिप्लेस आज तक हुआ नहीं है अभी तक। इसके अलावा जैसे हम बैठे हैं और घुटनों में दर्द एज के बाद में बहुत कॉमन समस्या होती है। हम जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं कि साहब आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो चीज़ करो, आप गर्म पानी का सेक करो। तो घुटनों के दर्द की समस्या या हिप जॉइंट की समस्या, हिप जॉइंट की समस्या नॉर्मली अपने को एज के साथ नहीं मिलती। हिप जॉइंट की समस्या है तो यार कोई ना कोई उसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री होगी। बहुत रेयर होगा कि हिप जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस होता हो, या कोई फ्लोराइड पानी बहुत ज़्यादा यूज हुआ है लाइफ के अंदर, क्योंकि शेखावटी क्षेत्र में फ्लोराइड पानी बहुत है। शेखावटी है, आप इस तरफ जाएंगे तो 400 के आगे वाली जो बेल्ट है बहुत हैवी फ्लोराइड है। तो इस तरफ के पेशेंट जॉइंट्स पेन कंप्लेन बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो चीज़ है। तो घुटनों के लिए बहुत सिंपल सा काम है। हम घुटनों की एक्सरसाइज, हम आप वॉक में निकले हैं, 4 मिनट खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और खड़े खड़े भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, तो आपको आदत होगी सावधान, ये नहीं मिला घुटने की टकनी ऊपर, तो बस कुछ नहीं करना, तो घुटने की टकनी ऊपर करनी है। सिंपल, खड़े खड़े कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं, पैर लंबे करके बैठ के कर सकते हैं। ये चीज़ है। नेक पेन, यानी कि अभी देखा गया है कि नेक पेन के अंदर एक मूवमेंट आता है, फिर इसको नेक पेन होता है ना, ये मूवमेंट, और ये मूवमेंट हम अवॉइड करते हैं। ये मूवमेंट आपके मूवमेंट की रेंज जो है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, मगर नेक पेन जो एज के साथ में आता है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, उसमें भी सेम वही चीज़ होती है जो घुटने के अंदर हो रही है, कि आपके जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो रहा है, बोन का फ्रिक्शन हो रहा है। और जब बोन का फ्रिक्शन हो रहा है, आप दोनों बोन को घुमा रहे हो, चक्की चल रही है, तो बीच में जो आएगा वो पीसेगा, तो उसकी जगह अवॉइडेबल, उसको अवॉइड करते हुए सिंपल 4 मूवमेंट हैं, 1, 2, 3, 4। इन 4 मूवमेंट में क्या हुआ? इन 4 मूवमेंट में हुआ कि हमारे जो वर्टिब्रा है, छोटे छोटे बोन से लेमन लैंग्वेज में मणके कह सकते हैं गर्दन के, एक ईयर एक ईयर। पहला मूवमेंट किया ये, तो पीछे से ओपन हुआ, दूसरा मूवमेंट हमने पीछे किया, आगे से ओपन हुआ, तीसरा मूवमेंट ने एक साइड में बेंड किया, साइड से ओपन हुआ। तो चारों तरफ से जब वो ओपन हो रहा है तो उसके सराउंडिंग टिश्यू है वो जो टाइट हुए हैं, रोज आ रहा है, बोन गैप कम हो रहा है, तो आप वो स्ट्रेच होगा तो वो ईजी बनेगा। आप उसके लिए घुमाएंगे गर्दन, ये मूवमेंट है या ये मूवमेंट है, तो उसके अंदर फ्रिक्शन बढ़ेगा, क्योंकि जब भी कहीं पे भी टिश्यू में या मसल के अंदर स्ट्रेचिंग होती है, तो स्ट्रेचिंग होती है तो थोड़ी देर में तो बड़ा आराम मिलता है, हाँ इससे आराम मिला है, ये ठीक है, मतलब उसका प्रोग्रेशन या उसकी फर्दर रिजल्ट 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद में
डैमेज के रूप में दिखते हैं। और मेरे ख्याल से आप में से कई बार कई जने गए भी होंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, कोई नेक पेन देगी तो है ना, इनके 4 एक्सरसाइज बताते हैं, 1 2 3 4। इसमें छोटा सा करेक्शन है क्योंकि मैंने मेरे साथियों को देखा है कि इसमें तो थोड़ी सी ना कमी है। कमी ये है कि हम गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं और हाथ यहाँ रख कर हम दबा रहे हैं, तो हम दबाते हैं कमर से, तो आपकी तो कमर की एक्सरसाइज होगी, गर्दन की कोई नहीं। अगर आप गर्दन की मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको नेक के सराउंडिंग तो प्रेशर आना चाहिए। बैक पे क्यों आया? मतलब वो बैक पे नहीं आया तो आपको कमर से जोड़ लगा इधर या इधर या इधर या इधर, तो इसको एक बार ट्राई करना है, फिंगर्स को क्रॉस करके और बिल्कुल पीछे जहाँ पर कहते हैं छोटा दिमाग होता है या एकदम देसी भाषा में बुद्धि, यहाँ रखेंगे और पहले पर गलत करते हैं, क्योंकि जब तक गलत नहीं करेंगे तब तक सही का पता नहीं चलेगा। यहाँ रखना और पीछे दबाया, पीछे दबाएंगे तो कमर में जोर आ रहा है तो मतलब गलत है, और अगर यहाँ नेक के रूट पे प्रेशर आएगा तो बराबर है। इसी को थोड़ा करेक्ट करते हैं, यूं लिया, हम पूरा ऊपर देखेंगे और अब प्रेशर करेंगे। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम नेक की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नेक के सराउंडिंग में लोड आना चाहिए। अगर आप कमर की एक्सरसाइज को कर ले रहे तो कमर पे लोड क्यों लेना? बैक के लिए तो दूसरी एक्सरसाइज है उसको करेंगे। सेम वे में इधर थोड़ा सा टिल्ट, सेम वे में इधर थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद में आपका फोर्स डाइवर्ट नहीं होगा। सेम वे में थोड़ा सा सामने टिल्ट, इसमें मिस्टेक होती है कि ये जोड़ रहता है, हमारी चीन आगे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये फ्रंट ऑफ नेक के लिए कर रहे हैं, बैक ऑफ नेक के लिए नहीं कर रहे। बैक ऑफ नेक के लिए तो ये थी, ये करेंगे तो चिन आगे आती है, वो गलत है। थोड़ा सा नीचे देखते हुए प्रेशर करके यहाँ फ्रंट ऑफ नेक पे ही प्रेशर आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब भी आप इस फिजियो से मिलते हैं या एक्सरसाइज सीखते हैं तो क्वेरी नहीं आती है हमारे पास, पेशेंट हमसे नहीं पूछता है। जैसे डॉक्टर साहब मेडिकल प्रैक्टिस करने का प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अच्छा डॉक्टर साहब ये 1 नंबर दवाई लिखी थी ना, ये किसकी है? कैंसर की, शुगर की है। 2 नंबर ये दर्द की है, 3 नंबर ये एसिडिटी की है। वो क्वेरी अभी तक हमारे पास नहीं आ रही है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होता है। तो जब तक वो चीज़ आप नहीं समझेंगे कि हमारी कौन सी मसल पे लोड आना चाहिए, तब तक काम भरोसे गाड़ी चलेगी। ठीक है, हाँ का है वैसे करना वैसे कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहिए। क्वेरी जब तक आप लोग क्वेरी नहीं करेंगे तब तक फिजियोथेरेपी सब में पब्लिक नहीं करेगा, क्योंकि ठीक है उसको पता है, पूछे पता है हमें, ठीक है चलो ले रहा हूँ। आपने पूछ लिया तब 2 चीजें हो जाएंगी, अगले को दिमाग लगा के ढंग से बोलना पड़ेगा क्या क्या रहा हूँ, क्योंकि जो कई बार जैसे ये तो ठीक है हम एक जनरल ऑर्थो की बातें कर रहे हैं और ये सारी ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड समस्या है। जैसे न्यूरो के अंदर किसी पेशेंट को लकवा है, स्ट्रोक आया है या पार्किंसन है, सब क्वेश्चन होता है सर कितने दिन तक हमको भी नहीं पता होता कितने दिन। और नॉर्मली न्यूरो के अंदर कई सारी न्यूरो एक्सरसाइज कर लो, हाथ पैर हिलाओ, हाथ पैर हिलाओ, तो हाथ पैर खाली हिलाना नहीं होता, उसमें ये अपना पैटर्न होता है, मूवमेंट होता है, एंगल होता है। ठीक है, एक सिंपल सी एक्सरसाइज जो आप सबने कभी ना कभी करी होगी पक्का, नी पेन के लिए या कहीं देर की योगा के क्लास में भी कर सकते हैं। वो क्या होता है क्यों हमको एडवाइस करते हैं, क्यों बैठ जाओ चेयर पे, बेड के पे या सोफे पे कहीं पे भी और पैर उठाओ, है ना, घुटने के लिए ना, ये पैर उठाओ 10 सेकंड का होल्ड करो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ अभी इस चीज़ की परफॉर्मेंस फ्रंट लाइन कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो आप मेरे साथ करेंगे, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। पहले नॉर्मल पैर उठाना है, ये पैर फ्रंट ऑफ थाई में आने वाला लोड आप फील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि एंगल होता है हर चीज़ का एक्सरसाइज, पहले हम फुट को ऊपर करेंगे, थाई को थोड़ा सा अंदर घुमाएंगे और अब ये घूमी हुई थाई के साथ पैर सीधा करेंगे। पिछला आसान था कि ये आसान है, ये टफ है।
लोड बढ़ गया, तो ये एंगल है, छोटा सा एंगल है कि आपको थाई को सीधा नहीं रखना है, हल्का सा अंदर टिल्ट करके फिर उठाना है। क्योंकि ये एक्सरसाइज जो हम बेसिकली करते हैं, ये हम नी की स्ट्रेटनिंग के लिए करते हैं ताकि उतना लचके नहीं। हाँ, वेट, वो वेट का एडिशन, हाँ, वो वेट का एडिशनल ऐसे होता है कि आपकी मसल का कितनी वीकनेस है। जैसे मान लीजिए कि किसी का पैर प्लास्टर में से निकला या कोई सर्जरी हुई है फ्रैक्चर की, उसके अंदर महीने 1.5 महीने बंदा चला नहीं, तो पैर काफी वीक हो जाता है। पर पैर पतला, या लिगामेंट की सर्जरी होती है तो पैर पतला पड़ जाता है, यानी कि एक थाई और दूसरी थाई के बीच में ना अच्छा खासा डिफरेंस होता है, देखने भी पता चलता है कि हाँ डिफरेंस है। तो उस थाई मसल की साइज को बढ़ाने के टाइम वो वेट काम आता है। सेम चीज़ जैसे जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं, जैसे दुबला बंदा जिम जाता है, मसल नहीं है, पहले 5 किलो के डंबल से लगता है, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 10 से, फिर 15 से, तो वो वेट मसल बल्क बढ़ाने के काम आता है। नहीं तो आपके पैर को, तो आपके पैर का वजन उठाना है, तो ये तो उठा दिया इसने, तो ये उठा दिया तो ये तो इसमें काम करती रहेगी। अब वो डिफरेंस मिसमैच है, उसको मिटाने के टाइम उनको वेट चाहिए, क्योंकि अब ये इससे ज़्यादा पावर, इसको रेसिस्टेंस भी नहीं मिला मसल को, कि जितना आगे पैर में वजन है उतना ही उठाई पाएगी। तो ये अब इस परफॉर्मेंस इसकी आ गई, तो इसके लिए कंफर्ट जोन हो गया। अब उस कंफर्ट जोन से उसको निकाल के और उसकी मसल बल को डेवलप करना है, तब वेट की जरूरत है। ये चीज़ है, नहीं घुटने को गिराने का, आपको जान को अंदर घुमाना है, पंजा ऊपर जान अंदर, क्योंकि पंजा जब ढीला रहेगा तो फिर लोड चेंज हो जाएगा, फिर लोड आपको लगभग यहाँ फील होगा, घुटने के नीचे की तरफ। हमको लोड चाहिए यहाँ जान के ऊपर, जब तक पंजा नीचे रहेगा तब तक लोड इस जगह आएगा। अब फिर अपन बात करते हैं कि कमर दर्द। कमर दर्द क्या होता है? बहुत सिंपल है कि अगर आप वॉक पे जाते हैं तो आप ना उल्टा चला गए, इतना बस 2 चीजों का ध्यान रखना है कि गिरे नहीं और किसी चीज से टकराए नहीं। यानी कि आपकी टोटल वॉक का टाइम को 15% रिवर्स चलें आप, क्योंकि रिवर्स जब चलेंगे आप पैर पीछे खींचे। अगर आप में से कोई कभी बैक पेन के लिए गया है किसी फिजियो के पास, तो उन्होंने एक्सरसाइज बताई कि आप उल्टा लेके और पैर को पीछे उठाएं, उल्टा लेके और पैर को पीछे उठाएं, है ना। ये काम हम खड़े खड़े कर रहे हैं, पैर पीछे उठ गया है, पैर पीछे उठ गया है, हम लेटे नहीं, बस खड़े हैं। खड़े रहने में हमको थोड़ा सा प्रेशर कम लगेगा, लेट के उठाने में प्रेशर ज्यादा लगेगा, उसका रीजन है ग्रेविटी। तो जब हम लेट गए तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहे हैं, इसमें हमारी ग्रेविटी न्यूट्रल है, सिर्फ उतना डिफरेंस आएगा। मगर जहाँ आप दिन में 3 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, 1 बार तो आपकी गार्डन में होगी, एक बार तो गार्डन में हो ही गई आपकी, तो वो चीज है ये काम। और कई बार जिनका बॉडी वेट थोड़ा ज्यादा होता है, लिम्पिंग आती है वॉक के अंदर, और घुटनों में दिक्कत नहीं है या जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है, ना ये एंकल जॉइंट, नी, हिप, 3 जॉइंट वेट उठा रहे हैं हमारा, अगर कोई चलता है व्यक्ति तो ये चाल होती है, और घुटनों में तो किसी भी वेट बेरिंग जॉइंट में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम ये मानते हैं कि यहाँ की मसल्स थोड़ी सी वीक होगी, रीजन कुछ भी हो सकता है। अगर ये पैर लिंक कर रहा है तो इधर की मसल वीक हुई है, और ये पैर लिंक कर रहा है तो इधर की मसल वीक हुई, तो उसमें सिर्फ पीछे देना है, तो मतलब उस साइड में लिफ्ट करना है, जिस साइड का लिंक कर रहा है उसका अपोजिट पैर करना है इसमें, क्योंकि यहाँ की जो मसल है ये अपोजिट साइड पकड़ती है। इसके बाद में फुट फ्लैट की बहुत कॉमन समस्या मिलती है। वैसे आप सब एमईएस से हैं तो फुट फ्लैट होने की संभावना नहीं है, तो फुट फ्लैट होता तो एमईएस में भी नहीं होते, फुट फ्लैट होता तो एमईएस में, फुट फ्लैट या नॉक नहीं होते तो एमईएस में भी नहीं होते आप सब, तो फिर आप किसी और पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के अंदर होते। अगर फुट फ्लैट अगर जैसे हमको ऑब्जर्व होता है कि जैसे आप सबके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, तो एक एज के बाद में भी अगर फुट फ्लैट आ रहा है तो पैरों के वेल को कर्ल करवाना है,
ये का, क्योंकि अगर चाइल्डहुड के अंदर उसको डेवलप कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद में नहीं होगा। ये करना है। और फिर एक शूज के अंदर मीडियल आर्च आता है, तो उसको यूज करना है। और आपको डाउट है और कंफर्म करना है कि फुट फ्लैट है या नहीं है, तो पैर को थोड़ा सा गीला करके और उसका प्रिंट लेना है वजन के साथ। पूरा पंजा नहीं छपना चाहिए, अगर पूरा पंजा छप गया है तो फुट फ्लैट है, बीच में थोड़ा स्पेस आएगा, कर्व आएगा, ये चीज। तो इसके अलावा आप में से कोई मेरे से कुछ और पूछना चाहेगा? लेग के नी टू चेस्ट। हाँ हाँ, उसमें दो अलग अलग भागों में कर दिए सर उसको। पहले तो हम लेते हैं और हमने एक ब्रिज जैसा बनाया, तो जिसमें हमने हमारे कूले पूरे उठाए हैं, ठीक है, बटक पूरे पूरे लेग पूरे, ठीक है। एक तो आप वो कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि आपके बटक्स को सिर्फ आपको रोल करना है, उठाने नहीं है। ये आपने जब पूरे उठाए तो आपकी पीछे की मसल्स यूज हो रही है, और आपने सिर्फ उसको रोल किया तो आगे तो पेट है, और जो यहाँ से हम अगर अंदर घुसे और स्पाइन तक जाएं यूँ, तो जो फ्रंट ऑफ स्पाइन की बहुत छोटी छोटी मसल्स होती हैं वो यूज आएंगी। इसके अलावा आप जिसको हम कहते हैं कि कोर स्टेबिलिटी, कोर स्टेबिलिटी भी बहुत सिंपल सा बेटर है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेट बैठेंगे, ट्राई करते हैं कौन कौन फील कर पाता है कोर को। स्ट्रेट बैठना है, हवा खींचनी नहीं, आप अपनी नॉर्मल ब्रेथ की रखेंगे, जितनी नॉर्मल, जोर से सांस नहीं पड़नी है, नॉर्मल ब्रेथ रखेंगे। नॉर्मल ब्रेथ के बाद में पाउट बनाना है, फिश शेप में होठों को गोल करना है, और बड़ी धीमी गति के साथ ब्लो आउट करनी है एयर, और पेट अंदर खींचना है। जो पेट आप अंदर खींचेंगे हवा निकालते तो आपको हमेशा तो बैक पे प्रेशर आता है, आपको ऐसा लगेगा कि सामने से स्पाइन को किसी ने पकड़ा। और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का मैटर है, तो जैसे प्रैक्टिस होगी तो ये फीलिंग आएगी। और जिसकी कोर स्टेबिलिटी होती है, अगर आप में से कोई कभी हॉर्स राइडिंग में रहा हो तो वहाँ पे कोच एक ही चीज़ कहता है, कमर मजबूत करो, कमर मजबूत करो, फिर कमर खराब हो जाएगी। हॉर्स राइडिंग में कोर स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्स राइडिंग में है, आपकी स्विमिंग में है। स्विमिंग अपने आप में कोर स्टेबिलिटी देती है। हमारी बॉडी अगर इसके अंदर से अगर हम लाइफ को बाहर करते हैं तो, और फिर भी अगर ये मूवमेंट कर रही है तो रोबोट और हमारी बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इट्स ए मैकेनिकल पार्ट कि हर चीज मैकेनिकल है। यानी कि आप अगर मैकेनिकल में आप ये देखें कि अगर किसी के नी और हिप दोनों में पेन है तो हमेशा कॉन्ट्रालेटरल होगा, ये मैकेनिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर एक हिप खराब हुआ है या एक नी खराब हुआ है तो बॉडी हमेशा दूसरी तरफ वजन फेंकेगी, कॉन्ट्रालेटरल होगा। इसके बाद नी पेन के पेशेंट्स आते हैं तो हुआ तो 6-7 महीने हो गए, मगर अब तो इसमें तो कम हो रहा है, मगर इसमें ज्यादा होने लग गया, क्योंकि उसमें बॉडी ने बेटी तक फेंकना शुरू कर दिया, ये ओवरलोडेड हो गया, वो रिलैक्स चल रहा है। वियर एंड टियर जैसे हमारी गाड़ी रोलर में जाती है, हम कच्चे में चलते हैं, अनइवन सरफेस पे चलते हैं, तो सेम चीज जॉइंट्स के बीच के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उनके वियर एंड टियर होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि बचपन से लेकर 30, 35, 40, 45, 50 तक उनकी रिपेयरिंग भी हो जाती है फटाफट। रिपेयरिंग तो बाद में भी होती है, मगर उसका प्रोसेस इतना स्लो होता है कि उससे पहले वापस क्लियर हो जाता है। ये पहले क्लियर हुआ, फिर वो बॉडी उसको हील कर रही है, और वो हील हो उससे पहले फिर वो वापस वो क्लियर होता है। अगर जैसे मान लें कि हम यहाँ से 2-2.5 साल का बच्चा यहाँ से गिरे, उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर सर में बहुत गहरी चोट नहीं लगे, उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं हो रहा है। और वहीं अगर ये 70-80 साल का बुजुर्ग यहाँ से गलती से गिर पड़े
फ्रैक्चर होने की भरपूर संभावना है। तो वियर एंड टियर तो चलता रहता है, बॉडी का प्रोसेस है। तो वियर टियर भी होगा, रिपेयर भी होगा, टियर होगा, रिपेयर होगा। जैसे कई बार पेशेंट आता है फ्रैक्चर के, और फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी कर दी है, और अभी ये हम इसको दूध पिलाएं, हम इसको पत्ता गोभी खिलाएं, टमाटर खिलाएं, कैल्शियम की चीज़ें खिलाएं, उससे फटाफट बढ़ जाएगा ना? अरे नहीं करेगा फटाफट। जो फ्रैक्चर हुआ है उसका हीलिंग टाइम है, अगर बहुत बड़ा है तो लंबा समय लगना है, नहीं तो नॉर्मल टाइमिंग है कि अगर आप ये वेट बेरिंग जॉइंट के अलावा फ्रैक्चर है, पैरों के अलावा ऊपर फ्रैक्चर है, तो 4 से 6 हफ्ते लगने हैं, और अगर नीचे है तो 6 से 8 हफ्ते लगने हैं। ये एवरेज टाइम पीरियड है। फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फैक्टर कर जाती हैं। आपकी बोन की क्वालिटी कैसी है, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो फिर प्रोसेस स्लो हो जाएगा, फिर डॉक्टर आपको उसके लिए अलग मेडिसिन देंगे। नहीं तो नॉर्मल फ्रैक्चर में कैल्शियम लिखते हुए स्टेबल है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप मेंटली कितने आपको एक्टिव हैं, आप मेंटली कितने एक्टिव हैं। यानी कि नॉर्मल जब तक आप जॉब में थे भरपूर एक्टिव थे, नहीं होता तो वो आपके सीनियर कर देते थे आपको। जब आप सीनियर हो तो आप अपने जूनियरों को करने लगे, तो वो चीज़ है। तो आपकी एक्टिवनेस आपकी बॉडी की रिपेयर पे डिपेंड, रिपेयर को प्रभावित करती है। हाँ ये है कि 60 ईयर में धीरे धीरे स्लोवर डाउन होती है, मगर उस स्लोवर डाउन को हम एस्केलेट करते हैं या उसको पॉज करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने हथियार डाल दिए, क्या 60 हो गया, 65 हो गया, वो मस्ती नहीं है, वो चीज़ है। क्योंकि नहीं तो अभी शायद पद्मश्री अवार्ड के अंदर वो 10 कुछ एज का व्यक्ति बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते हुए, वो एक अलग चीज है। हाँ जी, कंफर्म करता है, शुगर थोड़ी है, शुगर है, ये हाथ में वो खाली पीछे दिखा के होता है। तो रात को नींद थोड़ी बोलता है दर्द के मारे। आपको एक छत पे रस्सी डाल धूप में चला, क्योंकि अपने आप को जानी ना, तो दूसरे हाथ से खींचेंगे तो ऊपर जाएगा गोली के अंदर। तो कभी भी ये ट्राई मत किया कि मैं एक ही बार में ले जाऊं, बस उसका रिपीटिशन करते रहिए, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, और जो पीछे नहीं जा रहा उसके लिए बहुत सिंपल है, ये पावर से करना पहुंचता है ना, ये धीमे धीमे। अगर आपका हाथ यहाँ तक आ रहा है तो आप पावर से कर सकते हैं, और अगर यहाँ तक भी नहीं आ रहा है, यहीं अटक रहा है, तो पावर को यहाँ पकड़ेंगे। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, इसको पहुंचिए धीरे धीरे। ये मूवमेंट आप दिन में कई बार करिए, दूसरा नहीं जाता नहीं, दूसरा आप पीछे ले जाए। तो अभी ये इतना गया ना आपका, तो अब इसको आप पावर के साथ रखिए, धीमी गति के साथ। बस जैसे होता ना कि हमारा आप किचन में काम करते हैं, चाकू की धार कम हो जाती है तो हमको आलू के ऊपर कई बार रगड़ना पड़ता है उसको कट करने के लिए, तो सेम वही चीज़, इसको आप कई बार रगड़ेंगे मूवमेंट यहाँ होगा। तो जब मूवमेंट यहाँ होगा तो यहाँ पे जो भी जमा हो रहा है या जाम हो रहा है वो धीरे 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 खुल जाएगा। काम है ये, काम के बराबर में जाना चाहिए। हाँ, यानी कि इसमें देखो हाथ में दर्द के 2 रीजन होते हैं, या तो आपके शोल्डर से आ रहा है या आपके बैक से आ रहा है, ठीक है। अगर आपका पेट एल्बो तक ही है और इससे नीचे नहीं जा रहा, तो ये 80% संभावना हुई कि ये शोल्डर के कारण है। मगर डिनाई नहीं कर सकता कि गर्दन से नहीं हो सकता, मगर 80% प्रोबेबिलिटी है कि ये शोल्डर के कारण है। और अगर एल्बो से नीचे जा रहा है तो 90-95% प्रोबेबिलिटी है कि गर्दन के कारण है।
ये चीज तो सर उसके लिए आपको 2-3 चीजें देखनी कि आप लेट के अपना पैर हिला के देखिए कि इस मूवमेंट में तो पेन नहीं है, या एक बार साइड में खड़े होकर चेक करिए, साइड में खड़े होकर चेक करिए कि इस मूवमेंट में तो पेन नहीं है। पकड़ लीजिएगा चेहरा, सपोर्ट लीजिए। हाँ, बाहर नहीं जा रहे, आप बाहर ऐसे लेके जा रहे हैं, एक्सिस ये है इसका, इसमें कोई पेन नहीं है, तो मतलब आपके जॉइंट में संभावना ये है कि 70% आपकी जॉइंट इशू नहीं है। आपके पेरेंट्स की हिस्ट्री थोड़ी है जॉइंट पेन की नहीं है, और कोई पुरानी चोट? पुराने तो वो वर्किंग के दौरान एक ही स्टेप नीचे लिया था, ऐसे जितना स्टेप है। हाँ, मेजरमेंट के टाइम से नीचे। और ये पेन कब से है? ऊपर एक ही राइट साइड। आपको पैर ऐसा थोड़ी लगता है चलते समय कि छोटा बड़ा है? नहीं, जॉइंट का इशू नहीं है, केवल मूवमेंट के टाइम ही इसमें ऐसा लग रहा है जैसे मूवमेंट में फ्रिक्शन हो। फ्रिक्शन फील हो सकता है, फ्रिक्शन फील होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो चीज़ देखकर आगे आपको सीधे लेट के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैर हिलाएं, ये, और कुछ दिनों के लिए आप पालथी मारना वो अवॉइड करें, चाहे बैठ के चाहे जमीन पे। पालथी में ज़्यादा दर्द होता है। तो क्या है कि कोई भी चीज़ अगर टीयर हुई तो उसको हील होने के लिए हमको टाइम देना होगा। आप हफ्ते 10 दिन पालथी ना करें, इंडियन टॉयलेट पे ना बैठें, और ये एक एक्सरसाइज करें और गर्म पानी का सेक करें, सिंपल। अगर फिर भी पेन है, कम नहीं हुआ, तो चीज़ खत्म तो हो सकता है कि टाइम लगे। अगर हमको हफ्ते भर में ये तो पता लगेगा ना कि 19-20, 18-20, 17-20 कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको अपन कंटिन्यू करते हैं, और अगर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है तो फिर इसका एक्सरे एमआरआई करके फिर वो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करें, यानी कि बढ़ते ही हम एमआरआई भी करवा दिया, एमआरआई भी कुछ खास नॉर्मल, फिर इस पर एक मस्कुलर है वो इससे चला जाएगा। कभी कभी सिंपल पेन आपको कभी भी जनरेट हो सकता है। अगर कोई भी पेन 24 या 48 घंटे से ज़्यादा रहता है तब हम उसको थोड़ा विचार करें। इस लाइन में होता है नहीं पूरा, या इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है, तब से सिर्फ एक तरफ का इतना हिस्सा है ना जहाँ मैंने हाथ रखा है। कितना टाइम से कितना टारगेट है? 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, काफी का मेजरमेंट किसी के लिए 5 दिन भी काफी हो सकते हैं, 5-6 महीने के करीब हो गए। वो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा था, मैंने आंसर कर रहा था, मैंने बीच में क्वेश्चन कर दिया। मैंने यही कहा था कि कोई भी पेन अगर आपके 24 से 48 घंटे से ज़्यादा परसिस्ट करे तो उसके बारे में आप थोड़ा सा विचार करें। नहीं तो कई बार होता है कि हमारे कोई चलते फिरते उठते बैठते कुछ ना कुछ करते करते डिस्टर्ब होता है। हाँ, तो डिस्टर्ब होता है तो अगर कोई छोटा मोटा रियल टीयर है तो 24 to 48 आवर्स के अंदर हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। हाँ, विचार सडन शूटिंग बहुत तेज पेन है उसके लिए फिर 24 से 48 घंटे वेट नहीं करना है। एक डल इरिटेटिंग पेन कभी कभी होते हैं, किसी को भी कहीं पे भी होते हैं तो हो सकता है ये चीज़। मैम आपको तो एक काम करना है, सीधे लेटना है, पैर को क्रॉस करना है, जिस साइड दर्द है और उसके अपोजिट साइड टर्न करना है, फूले नहीं हिलने चाहिए, सिर्फ वहाँ पर बॉडी जाएगी। इतना से काम करना है और आइस पैक लगाना है। एक सर आपने क्वेश्चन पूछा था पेन, कूलिंग पेन, ये सब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। नहीं, और बताएं आपके पेन के बारे में बताना है। कब से है? 7 से। आधे तक आगे बैठने में कितनी दिक्कत? आधी बात से भारी इश्यू क्या दूसरों को फिर से बात सुनो। ठीक है, वो हम किस तरह से हो गया, आधी बात अपनी लगा सकते हैं।
और सीढ़ी चढ़ते समय पेन आता है आपको घुटने में? सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते हो? आपको कभी कमर में दर्द रहता है हल्का हल्का? पूरे पैर में कोई तरंग सी? घूमने जाते हैं तो हाँ, तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद पेन बढ़ जाता है, एक ही घूमने में। और चलिए 2-3 किलोमीटर। नील किस्में हुए हैं आपके, तो आप कितना टाइम हो गया? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हुए हैं। तो नॉर्मली ये काम करें, क्योंकि रिप्लेसमेंट हुआ है तो हिप पे आइस पैक करें और हिप पे आइस पैक करें ठंडा से। जैसे आपने सर्जरी में घुटने पे कोल्ड पैक किया होगा? नहीं, घुटनों पे सर्जरी टाइम में ठंडा से किया था ना आपने? कोई उसी तरीके से हिप पे करना है और नॉर्मल मूवमेंट करें। अगर हमें मानते हैं कि जैसे आप इस एज के अंदर 3 से 4 किलोमीटर या 2 से 3 किलोमीटर चल रहे हैं, अगर मानते हैं कि अंदर कोई हल्की सी स्वेलिंग हो या कोई हल्का सा मार सॉफ्ट टिश्यू में कोई इंजरी हुई हो तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगी आइस पैक से। जैसे ये ऐसे करते हैं ना, हाँ, इसमें कोई पेन नहीं है और इसमें करते हैं तो यहाँ पेन नहीं है। और अगर 15 नीचे रखते हैं तो नहीं होता। आगे ठोकर जाए। हाँ, एग्जैक्ट लोकेशन बताना, बोला कह रहे हो कि यहाँ कह रहे हो? हाँ, ये खुलेगा पिन नहीं है सर, खुलेगा पिन हमेशा यहाँ है या फिर यहाँ आएगा। ये आपको बैठ के एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैं बताया कि आप ऑफिस जाते थोड़ा उल्टा चले, उल्टा चल सकते हैं तो ठीक है, तो घर में किसी चीज़ को पकड़ के रखें और बारी बारी पैरों को ऊपर पीछे होना। और आप किसी को चेक करवाइएगा तो यहाँ और चैनल में आपको पेन होगा दबाने, है ना? तो आप सीधा ले लेंगे, एक टेनिस बॉल लेंगे, एक्सेप्ट पेन वाले लोकेशन पे रखेंगे, दूसरा पैर आपका मुड़ा हुआ रहेगा, आपको बॉल के ऊपर स्लाइड करेंगे। क्योंकि आपकी ये मसल किसी न किसी कारण से टाइट हुई है और इसके नीचे नर्व है, तो लंबा चलने पे थकती है, थकने के बाद में ये थोड़ी सी और टाइट होती है तो फिर वो पेन करती है। और किसी को क्वेश्चन करना तो कर सकते हैं। इस पॉइंट पे पेन रहता है एग्जैक्टली यहाँ पे जावेरा एग्जैक्टली यहाँ पे। तो सर एक बार माइक फोन के सामने झुक के वापस सीधे हो जाइएगा, वापस सीधे हो जाए बस। आपने सर बटरफ्लाई देखा है कभी? बटरफ्लाई वाला योगा वो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं कोई 5 मिनट आपकी जब कंटिन्यू चलता रहेगा मैं वही बात करता हूँ। जैसे 2 दिन बंद किया वॉक करना फिर पेन चालू। आपकी यहाँ की मसल टाइट है, क्योंकि मैंने आपको झुका के तो वापस सीधा किया जी तो यहाँ पे आओ। अच्छा समझ गया है ना, यहाँ पे एक्सरसाइज है बटरफ्लाई है, तो ये उसी से खुलेगी। ठीक है सेकंड चलाओ तो दोनों में एक अलग अलग दो पहले में कुछ खुश रहते हैं बाकी खड़ा है कभी नहीं करता लेकिन सेकंड चलाओ तो तब तो मदद के लिए अब मैं आपकी दोनों बिल्कुल क्लियर कर देंगे, 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, पहली चीज तो आप साइकिल चला रहे हैं तो आप सामने झुके हुए साइकिल का नियम को नहीं चला सकते, है ना? ये चीज ठीक है। और दूसरी चीज जब आप चल रहे हैं तो आपके पैरों के ऊपर और कमर के ऊपर वजन आ रहा है। ठीक है, साइकिल पे जब चल रहे हैं आप तो आपका बॉडी वेट सीट से फ्रेम से टायर और टायर से ग्राउंड। ठीक है, आप बैक की एमआरआई कराएं, आपके बैक में जैसे हमारे जितने भी वर्टिब्रा होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है जिसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, किसी न किसी लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड श्रिंक हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड श्रिंक हो गई है और उस श्रिंक के कारण जब हम सीधे चल रहे हैं तो फिर थोड़ी देर में उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो
तो वो इतना शरीर हो जाता है कि नीचे कंडक्शन ही रुक जाता है। ये अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप सर्जरी करवा लीजिए। अभी तो बात हुई थी सर अपनी एज जस्ट नंबर, आप यहाँ से क्योंकि मैं कारण बताता हूँ 2 साल पहले 94 के एज में मेरे दादा से मेरी इंटरेस्टेड हुआ, मैंने मना किया तो मेरे को चलना मैच करवाऊंगा यार। सीधे नहीं तो प्रेशर बढ़ेगा। साइकिल पे भी तो यही ना, आप फोन है साइकिल पे भी तो यही क्या फोन है सामने झुकेगा ना तो प्रेशर रिलीज है। जब हम चल रहे हैं तो इतना प्रेशर बढ़ता है। ये चीज नॉर्थ इंडिया में एक बंदा है जो स्पाइन की सर्जरी दूरबीन से करते हैं। कुछ चीज 2 टाँके आने की, एक होता नहीं पूरा काटा पीटा उसमें बहुत ऐसा करता है। 2 टाँके आने, आज सर्जरी होगी, सब सुबह आराम से घूमो फिरो चलो वॉक करो कुछ भी करो, अगले दिन आपकी छुट्टी। घर आने के बाद में ये नहीं है कि आपको दिन भर बैठे रहना है कि 10 मिनट ही बैठना है कि 15 मिनट ही बैठना है। अभी मणिपाल में डॉक्टर नमित निखार रहा है, ठीक है, और उसके बाद में कभी उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या मणिपाल में करी थी इसी चीज़ के ऊपर, और अभी इसको उन्होंने टेक्निक है UBE, तो UBE टेक्निक है और हिंदुस्तान में 12 या 13 जने हैं वो इसको कर रहे हैं। तो जो कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं इसके गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में यही हो गई और बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। तो सर्जरी करवानी और नहीं करवानी ये तो आपकी इच्छा है। अगर एक स्पाइन स्पेशलिस्ट है उनसे सलाह तो ले सकते हैं, हम सलाह देने जाते हैं, वो हमको क्या सलाह देते हैं इसलिए हम सारी बताएंगे। अब उनको कहते हैं कि वो अगर फिजिकली लगता है सर्जन को कि नहीं आपकी नहीं हो सकती तो मना कर देंगे कि ठीक है ज़्यादा एक्सरसाइज करके आप काम चलाओ जितना चला सकते हैं ये चीज़। क्योंकि आप उस तकलीफ से बचने के लिए जैसे जब झुकोगे ना तो झुकते ही जाओगे आप, फिर वो इस जगह फिर इस जगह फिर इस जगह। हाँ हम इसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल क्लाउडिकेशन। यहाँ ये होता है ना एकदम जब कोई हवा भर गया तो पैर भी नहीं उठेगा, इसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल क्लाउडिकेशन। आपकी बॉडी का स्पेस श्रिंक है, जैसे ये हो गया कि गला दबा दिया ना तो सांस रोकी है ना जाने दे रहे, वो स्थिति है। ये चीज है आपने देखोगा कि 200-300 मीटर ही जाना कितना चलने के बाद तो आपकी कंडीशन एकदम सीवियर है। तो मैं नहीं मान सकता कि 100 मीटर की डिस्टेंस कितनी सी हुई, यहाँ से आप गेट तक भी नहीं पहुंचे है ना, तो सीवियर कंडीशन के अंदर है आप, सीवियर ब्लड कंप्रेशन है तो उसको आपको रिलीज करवाना चाहिए। आप बीइंग ए फिजिकल सिस्टम आपको सजेशन कर सकता हूँ उसको आपको करवाना चाहिए। करवाना हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये भी आपको सर्जरी बता पाएगा, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। यानी कि मैंने आपको कह दिया कि वो दूरबीन वाली टेक्निक, अब इस चीज की क्या गारंटी उससे हो भी पाएगा कि नहीं होगा, हर टेक्निक की अपनी लिमिटेशंस होती है। तो एक सलाह मशवरा करने में अपना कुछ नहीं आ रहा, अगला अगर कहते हैं सर्जरी करनी है उसको मानना नहीं मानना तो अपनी इच्छा है। यानी कि बात आपको जैसे इनको एक्सरसाइज करने वाला जो बताइए उनको बताइए, अब वो घर जाके करें नहीं करें तो उनकी इच्छा है, वो चीज़ है। फिर डॉक्टर ने दवाई लिखी, कई बार मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ने 15 दिन की दवाई लिखी है या 7 दिन की देते हैं, देखेंगे बाद में आगे। डॉक्टर ने 15 दिन लिखी तो सोच के लिखी थी ना होगा तो वो चीज़ है। अब एक बार मिलिए डॉक्टर नमित निखार वाला है, मैं तो 15 जी पास मेरा नंबर है, आप उनको फ़ोन कर लीजिएगा, आप अपॉइंटमेंट में बुक करवा दूँगा ताकि किसी में आपको बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़े। आपकी विल पावर बहुत तेज है। वो भी
बात ये देखिए कि मैंने जब परसों फ़ोन किया था तो मेरा कहते हैं मैं साइकिल पे आ रहा हूँ यहाँ पर, तो हसनपुर से मैंने मना किया नहीं, इतनी दूर नहीं आना, जबकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं। हमारे पूरे ग्रुप में सबसे सीनियर यही है, द बेस्ट पर्सन। जी का स्वागत किया जाए। ऑडिट किया है, यहाँ भी ऑडिट करने आए।